हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। कक्षा 10वीं क्लास में आज आपको क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ नंबर 1 नेताजी का चश्मा यह करवाया जा रहा है। कुछ सेक्शन में ये टॉपिक करवा भी दिया है, तो वे इसे दोबारा से दोहराएंगे, अच्छे प्रकार से इसे याद करेंगे। यह टॉपिक लेखक श्री सोम प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है और लेखक ने उस समय का वर्णन किया है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारत की आज़ादी का प्रयास करने के उपरांत अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु के उपरांत शहर के एक चौराहे पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। वह मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक कमी दिखाई दे रही थी कि नेताजी का चश्मा नहीं था। कहने का मतलब ये था कि नेताजी हमेशा चश्मे का प्रयोग करते थे, लेकिन मूर्तिकार ने उस मूर्ति में चश्मे का प्रयोग नहीं किया था। अब उसमें चश्मा क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि मूर्ति पत्थर की बनी हुई थी और पत्थर के से कोई भी चश्मा, अर्थात जिसमें से साफ दिखाई दे सके, पारदर्शी जो गिलास होता है, शीशा होता है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला ऐसा कोई पत्थर नहीं होता है। तो मूर्तिकार को उसमें बड़ी समस्या आ रही थी चश्मा बनाने में। तो इस कारण से उसने नेताजी की मूर्ति तो बनाई, लेकिन उसको चश्मा नहीं पहनाया था। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति है, एक बेचारा अपाहिज व्यक्ति है, वह छोटी सी एक चश्मे की दुकान का कार्य करता है। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं है, घूमता फिरता व्यक्ति है और घूम फिर कर अपना रोजी रोटी का काम करता, चश्मा बेचने का काम करता है। तो उसने अपनी चश्मे की प्रसिद्धि के लिए नेताजी की मूर्ति को चुना और उस पर अपनी तरफ से वह चश्मा बदली करता रहता था। तो यहाँ एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है हालदार साहब। हालदार साहब एक कंपनी के अंदर कर्मचारी है और वह हफ्ता 10 दिन में अपने कंपनी के काम के लिए शहर की ओर आता है। जब वह पहली बार शहर में आया, जीप के अंदर सवार था, तो उसने शहर के प्रमुख चौराहे पर, जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ पहुँचा तो उसने नेताजी की मूर्ति पर बड़ा ही विचित्र चश्मा देखा, जिसे देखकर बड़ा उत्सुक हुआ, हैरान हुआ और उसने इस कहानी में उसी बात का वर्णन कर दिया। लेखक यहाँ सोम प्रकाश जी कहते हैं कि हालदार साहब जो कंपनी के काम में व्यस्त रहते थे, उसे हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कि कस्बे के अंदर आता था। कस्बा क्या होता है? एक छोटा सा शहर का भाग होता है। उसके अंदर हमारी आवश्यकता की, दैनिक आवश्यकता की सभी चीज़ें, रोज़मर्रा की सभी चीज़ें तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशेष आइटम हम खरीदना चाहेंगे, बड़े आइटम हम खरीदना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें शहर की ओर ही भागना पड़ता है। तो वह केवल कस्बा था, शहर नहीं था।
कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, अर्थात वहाँ जो एरिया था वहाँ लगभग कच्चे मकान थे। वैसे कुछ ही मकान पक्के थे जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा ही एक छोटा सा बाज़ार था। तो उस कस्बे की लेखक ने क्या क्या विशेषता बताई है कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। इसके अलावा एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे, अर्थात सिनेमा घर भी बने हुए थे लेकिन खुले थे। और 1-2 नगर पालिका भी थे कि नगर पालिका जो शहर का सारा सौंदर्यीकरण वगैरह और कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की बनवा देती थी या कभी शहर के अंदर कस्बे के अंदर पेशाब घर बनवा दिए या कहीं कबूतरों की छतरी आदि बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने, जो नगर पालिका थी उसके अंदर एक कर्मचारी था, अधिकारी था, तो उसने क्या किया कि शहर के प्रमुख बाजार में प्रमुख चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, मूर्ति लगवा दी। यह कहानी जो है उसी मूर्ति के बारे में है कि जो मूर्ति है नेताजी की, उसी के बारे में ये कहानी बताई जा रही है, बल्कि मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में यह कहानी बताई जा रही है। लेखक क्या कहता है कि बात पूरी तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी उहापोह होता है, मन में उठे हुए विचार और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यहाँ इन पंक्तियों में क्या बताया है, लेखक ये कहता है कि जो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी था, जब उसने नेताजी की मूर्ति बनाने के बारे में विचार किया तो उसे एक अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला। और दूसरी बात ये आई कि उस मूर्ति के अंदर जो लागत आनी थी, जो उसमें बजट खर्च होना था, उतना बजट नहीं होने के कारण से उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे और चिट्ठी पत्री में वह ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहता था। इस कारण से उसने थोड़ी सी अवधि के अंदर ही, थोड़े से समय के अंदर ही कोई भी जो स्थानीय कलाकार है, अर्थात मूर्तिकार जो था, जो उसके पड़ोस में ही कहीं नज़दीक ही मिल गया था, तो उसी कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर लिया होगा, अर्थात उसने जिम्मेवारी सौंप दी थी। जो स्थानीय मूर्ति कलाकार था, मूर्ति बनाने वाला जो कलाकार था, उसे ही यह काम सौंप दिया गया था। और अंत में क्या हुआ कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल कि उस कस्बे के अंदर जो हाई स्कूल था, उस स्कूल के अंदर एक ड्राइंग मास्टर था और उस ड्राइंग मास्टर का नाम था श्री मोतीलाल। उसी को ही यह काम सौंप दिया गया था। अब उसे क्या कहा गया, उसे ये कहा गया मूर्तिकार को कि आपने 1 महीने के अंदर मूर्ति को बनाना है। तो मूर्तिकार ने भी पूरा विश्वास दिला दिया कि वह 1 महीने के अंदर आपको मूर्ति तैयार करके दे देगा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यहाँ पर ऊपर बताया भी गया है कि मूर्ति जो थी वह संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी। अब नेताजी की जो सुंदर छवि थी, उसमें टोपी की नोक से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा टोपी पहनते थे, तो टोपी की जो सबसे ऊपर की नोक है वहाँ से लगाकर और कोट के दूसरे बटन तक, अर्थात नेताजी हमेशा कोट पहनते थे, तो कोट का जो दूसरा बटन है ऊपर से, एक तो गले के साथ है और गले से नीचे दूसरे बटन तक, वह मूर्ति जो थी वो 2 फुट की ऊंचाई पर थी, जिसे बिल्कुल बेस्ट कहा जा रहा है कि बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर देखने में दिखाई दे रही थी। नेताजी भी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम भी लग रहे थे, भोले भाले लग रहे थे और कमसीन अर्थात सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले भी
लग रहे थे। लेकिन उस मूर्ति के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने फौजी वर्दी धारण कर रखी थी। इस कारण से मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब जो नारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो दिए थे, ये हमें उस मूर्ति को देखने के उपरांत लगभग याद आने लग गए थे, ऐसा लेखक का मानना है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास कहा जा रहा था। लेखक कहते हैं कि जब हमने मूर्ति को देखा तो मूर्ति को देखने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा और उसके अंदर केवल एक कमी मुझे हमेशा दिखाई दे रही थी। केवल एक चीज़ की कसर थी, कमी थी, वो देखते ही खटकती थी। क्या थी? कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मे का प्रयोग करते थे, लेकिन उस मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, यानी चश्मा तो था, चश्मा उसमें मूर्ति को पहनाया हुआ था उस समय जब लेखक ने देखा, लेकिन संगमरमर का नहीं था, कि वो पत्थर का चश्मा नहीं था जैसा कि मूर्ति के अंदर बना रखा। जिस पत्थर से बनी हुई थी वह मूर्ति, उसी मूर्ति के पत्थर का बना हुआ चश्मा वहाँ पर नहीं था। नेताजी को जो चश्मा पहनाया हुआ था वह बिल्कुल ओरिजिनल चश्मा दिखाई दे रहा था, अर्थात वास्तव में ही ओरिजिनल था। एक सामान्य और सचमुच का ओरिजिनल काला फ्रेम का चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। इसे देखकर हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, अर्थात हालदार साहब जो थे, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, वह पान खाने के शौकीन थे, इसलिए चौराहे पर रुके। और जब चौराहे पर रुके तो वहीं पर ही नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। तो मूर्ति को लक्षित करके उसने बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और मुख से क्या भाव निकला? वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक रहा कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा जो है एकदम रियल है। उस मूर्ति को देखकर जो हालदार साहब थे उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तो वह सोचने लगा कि देखो, जो मूर्ति है वह बिल्कुल ओरिजिनल है, पत्थर की बनी हुई है, अर्थात संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है, लेकिन उस पर जो चश्मा पहनाया हुआ है वो बिल्कुल असली चश्मा है। अर्थात यह प्रसिद्धि भी, यह जो आइडिया भी लगाया गया है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया लगाया गया। अब हालदार साहब ने वहाँ पर खड़े होकर पान खाया और पान खाकर उस चश्मे को देखकर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, और तब वहाँ से आगे बढ़ गए। जीप जो थी वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, अर्थात वहाँ से हालदार साहब जा चुके थे। लेकिन अब भी हालदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। उसने अंत में सोच विचार किया कि शायद ये जो चश्मा है ये कस्बे के नागरिकों ने पहनाया होगा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, जो प्रत्येक चीज़ की महत्ता है, वह किसी भी मूर्ति के रंग रूप या कद काठी की नहीं होती है, उसकी भावना की होती है। अर्थात लगाने वाले के पीछे इसकी भावना होती है। जिसने भी इस मूर्ति पर चश्मा पहनाया है ये उसकी भावना पर निर्भर करता है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। लेखक ने बताया है कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना दिखाई नहीं देती है। यह जो देशभक्ति की भावना है ये स्वाभाविक ही किसी भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि यहाँ लेखक ने देखा है कि किसी भी एक नागरिक ने जो नेताजी की मूर्ति है उस पर शायद ओरिजिनल चश्मा पहना दिया था। लेकिन जब दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अलग ही अंतर दिखाई दिया। जब सेकंड टाइम में
हवलदार साहब वहाँ पहुँचे, पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने मूर्ति को बड़े ध्यान से देखा। तो उसने देखा कि मूर्ति में कुछ अलग ही अंतर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था, अर्थात पहले जो चश्मा उस पर मूर्ति पर लगा हुआ था वो काले रंग का चश्मा था, और अब जो चश्मा था वह दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, और अब तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा है, अर्थात इस बार जो चश्मा था वह अलग ही दिखाई दे रहा था। हवलदार साहब का कौतुक करते तो जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है, अर्थात विचार भी बहुत अच्छा है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। कि यह जो मूर्ति है जो कि पत्थर की बनी हुई है, शायद यह कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन इस पर जो चश्मा है वो हर बार बदला हुआ दिखाई देता है। अब तीसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा तो चश्मा बिल्कुल ही अलग था, अर्थात नया चश्मा था। इस प्रकार से हवलदार साहब का जब भी शहर में आना होता था, कस्बे में आना होता था, वह पान खाने के लिए रुकता था। उस चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को बड़े ध्यान से देखता था, और उसमें जो भी अलग एक्टिविटी होती थी उसको नोट करता था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी कि जब भी वह कस्बे के अंदर आता था उसको एक विशेष सी आदत पड़ गई थी, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। कि उस चौराहे पर वे रुकते और रुककर पान खाते और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल होता है मन में उठे हुए विचार, दुर्दमनीय हो उठा, सहन करने योग्य न होना, जब उसके मन के विचार लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे तो उस समय बड़े ही जिज्ञासा उसके मन में उठी हुई थी, और वो पान वाले से पूछ ही बैठा कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब उसने पान वाले से पूछा कि शायद आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब लेखक ने बताया है कि पान वाला हमेशा पान खाता रहता था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। लेखक ने यहाँ पर उस पान वाले की विशेषता का वर्णन किया है और बताया है कि पान वाला किस प्रकार का व्यक्ति था। वह बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति था। प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे का टॉपिक आपको फिर करवाया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।